नमस्कार मेरे वीर जवान साथियों, भवानी क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी में और सटीकता एवं प्रामाणिकता लाने के लिए भवानी क्लासेज आपके लिए सदैव तत्पर रहे। और इसी तत्परता के साथ हिंदी की बेहतरीन क्लासेज भवानी क्लासेज राठौड़ सर के चैनल पर संचालित की जा रही हैं, जिसके अंदर हमने हिंदी की 6 से 7 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। और आज की अपनी क्लास है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सामान्यतः हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी उस टॉपिक को स्किप करके जाता है, उस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन परीक्षा में कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो उसमें मात खाता है, उसमें वो अपनी नंबर कटौती करवा के आता है। तो इस टॉपिक को एक दो बार अच्छे से समझोगे, ताकि इससे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से क्वेश्चन यदि व्यक्ति गलत करके आता है तो उसका पश्चाताप पूरे जीवन भर, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक छोटा सा अपना टॉपिक है विराम चिन्ह, जो परीक्षा में हर बार एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का अपना मोटिवेशन स्लोगन है कि वक्त से सीन कर लाएगा, वक्त सीन कर लाएंगे, अपने हिस्से की कामयाबी वो दोहरी क्या जो हमारा ना हुआ। मतलब वक्त से सीन कर लाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतना अपना 100% अपनी तैयारी में झोंक देंगे कि अपने हिस्से की क्या कामयाबी है उसका वो दोहर क्या जो अपना ना हो सके, जो हमारा ना हुआ। तो उस दोहर को लाना है, उस समय को लाना है। उस समय को लाने के लिए, अपना वक्त लाने के लिए, अपना टाइम लाने के लिए अपना भी दोहर आएगा। वो दोहर लाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना होगा, संघर्ष के पथ पर अपना पूरा 100% देकर चलना होगा, तभी जाके वो टाइम, अपना समय आएगा। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की अपनी क्लास है वो है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की शुरुआत करने से पहले क्लास की आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि क्लास शुरू करने से पहले अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि हम जिस उद्देश्य को लेकर ये क्लास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध हो सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह के समझने से पहले बेसिक जानकारी जो अपने को होनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह के अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है, तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव कहे या आराम कहे या विराम कहे या रोक कहे। तो आराम, ठहराव या विराम या रोक। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह को प्रकरण कहा जाता है, तो हिंदी में इसके प्रकरण कहते हैं। अतः इसमें वाणी का आरोह या अवरोह होता है। आरोह मतलब चढ़ना या उतरना होता है। मतलब विराम चिन्ह वाणी में चढ़ना उतरना को, भेदता को पता चलता है विराम चिन्ह के माध्यम से। तो सुनने वाले आप भाव ग्रहण करता है, तो इससे आरोह अवरोह कहलाता है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के लिए संसार के तत्व इम्पोर्टेंट होते हैं। तो संसार के तत्व इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट तत्वों की बात करें तो सबसे पहले कोई मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा जाएगा, वो संदेश के रूप में भेजा जाता है। सबसे पहले भेजने वाला वो संदेश के रूप में भेजा जाएगा। फिर इनकोडिंग भाषा के अंदर मौखिक या लिखित माध्यम से किस माध्यम में भेजा जाता है, तो वो हो जाएगा मौखिक या लिखित। फिर वो उसके माध्यम से वो प्राप्त होता है रिसेप्टर के पास, फिर उसको डिकोडिंग की जाती है। तो ठीक है, संचारक सबसे पहले सेंडर, फिर संदेश को एनकोडिंग के माध्यम से भेजा जाता है। किस माध्यम में भेजना है, लिखित या मौखिक रूप से भेजना है। फिर लिखित मौखिक रूप से वो प्राप्त करता है, रिसेप्टर के पास जाता है, फिर उसकी एनकोडिंग डिकोडिंग की जाती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम विराम चिन्ह। यहाँ से शुरुआत होती है विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का अर्थ हमने पहले ही पढ़ दिया कि ठहराव, आराम या विराम या रोक। परिभाषा क्या होती है कि वे संकेत चिन्ह जो भाषा में कहे गए कथन का आरोह या उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। वे सांकेतिक चिन्ह जो भाषा में या वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके उतार चढ़ाव का पता चल जाता है कि कहाँ अपने को कितना टाइम रुकना है, कौन सा वाक्य कौन सा भाव प्रकट करेगा,
वो इस विराम चिन्हों के माध्यम से पता चलता है हमें। इनका प्रयोग से भाषा और भाव का सरलता और सहजता आती है। किस वाक्य से कौन सा भाव प्रकट होगा, कौन सा ये प्रश्न पूछ रहा है, कौन से आश्चर्यचकित वाला भाव है, कौन सा दुख की भावना प्रेरित से पीड़ित वाक्य हैं, तो उन सभी की सहजता और सरलता से समझने के लिए, उसकी भाषा और भावनाओं को समझने के लिए इन वाक्यों में इस सांकेतिक चिन्हों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विराम चिन्ह की भावना, विराम चिन्ह का महत्व और विराम चिन्ह की उपयोगिता को समझने के लिए ये दो वाक्य अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य में एक शब्द के पीछे केवल एक शब्द में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले एक शब्द इसमें पहले हुआ, इसमें एक शब्द बाद में हुआ, लेकिन इन दोनों के वाक्यों का डिफरेंट आपको समझना है। क्या विभिन्नता है इन विराम चिन्हों की, विराम चिन्हों का प्रयोग के क्या औचित्य हैं, वो यहाँ से क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि रोको मत जाने दो, मतलब उसको जाने से मना कर रहा है, उसको जाने से रोकना है। जबकि दूसरा वाक्य है कि रोको मत जाने दो, मतलब उसको जाने देना है, उसको रोकना नहीं। विराम चिन्ह में केवल एक शब्द पहले विराम चिन्ह लगा, उसका अलग अर्थ निकल गया, एक शब्द पीछे विराम चिन्ह लगने के बाद उसका अलग मतलब निकल गया। तो ये थी विराम चिन्ह की सार्थकता क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, भाषा या वाक्य में उनका क्या औचित्य, क्या उसकी भावनाओं कैसे अर्थ प्रकट करता है, तो उसकी सार्थकता यहाँ नजर आती है। फिर बात करते हैं विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा के प्रयोग में शुद्धता बनी रहती है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से भाषा के प्रयोग में शुद्धता बनाए रखने में भी विराम चिन्ह का एक अभूतपूर्व रोल होता है। फिर बात करते हैं उनका प्रचलन केवल लिखित भाषा में प्रयोग, क्योंकि मौखिक भाषा में उसका स्थान आरोह अवरोह ले लेता है। सीधी सी बात कि विराम चिन्ह का प्रयोग के रूप में हम बात करें तो लिखित भाषा में किया जाता है, जबकि हम मौखिक रूप से बोले तो मौखिक रूप में जब बोलते हैं तो उसके उतार चढ़ाव के माध्यम से हमको पता चलता है, उनका प्रयोग नहीं होता है। मौखिक रूप से बोलते हैं तो अल्प विराम आता है तो थोड़ा समय रुक के आगे बोलते हैं, पूर्ण विराम आता है तो थोड़ी देर और ज़्यादा लगाते हैं। तो उनकी भाषा के उतार चढ़ाव से हमें विराम चिन्हों का पता लगता है मौखिक भाषा में, लेकिन लिखित भाषा में हम उनके लिखने पर भी पता चल जाता है। फिर बात करते हैं आगे, ये थे अपने महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। उनको कई बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा होता है, विस्मय सूचक कौन सा होता है, अवतरण उद्धरण चिन्ह कौन कौन से होते हैं, संबोधन चिन्ह कौन कौन से हैं। तो इन चिन्हों को आपको अच्छे से समझना है, किसका चिन्ह कौन सा चिन्ह क्या कहलाता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो क्लियर है मामला कि पहला होता है ये हो जाएगा अपना अल्प विराम, फिर होता है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम ऐसे होता है एक बिंदी, फिर ऐसे ये हो जाएगा अर्ध विराम। जबकि अपूर्ण विराम की बात आ जाएगी तो अपूर्ण विराम ऐसे होता है ये और ये हो जाएगा अपूर्ण विराम। फिर पूर्ण विराम पूरी खड़ी पाई हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्न सूचक में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर बात करते हैं इसमें सूचक या संबोधन के लिए तो ये हो जाएगा खड़ी पाई और नीचे बिंदी। फिर बात करते हैं इकहरा। इकहरा मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को इसमें को पॉइंटेड करना है, इकहरा। फिर दोहरा में ये 2 पॉइंट ले लिए, इधर 2 पॉइंट ले लिए और बीच में कोई शब्द लिख दिया, वो हो जाएगा दोहरा। संबोधन में और विस्मय बोधक बता दिए। फिर योजक चिन्ह में नॉर्मल सा होता है योजक चिन्ह, फिर निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है योजक से, और फिर होता है अपना विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह में आगे 2 डॉट, फिर ये होता है विवरण चिन्ह। फिर हंसपद चिन्ह की बात आ जाएगी तो हंसपद चिन्ह अपना ये होता है हंसपद चिन्ह कि मतलब कोई भी गलती हो गई या मतलब कोई भी चीज़ लिखना भूल गए तो इसके ऊपर ऐसा लिख के उसके जस्ट ऊपर लिख लिया जाता है, वो हंसपद हो जाएगा। लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर हो गए तो इसको लघु रूप करने के लिए लाघव हो जाएगा। फिर तुलना करने के लिए तो बराबर का चिन्ह होता है, तुलना या समता सूचक। कोष्टक अपने को पता है, लोप चिन्ह के लिए डॉट डॉट करके लोप कर देते हैं कोई भी शब्द का। फिर तीसरी समाप्ति वाले चिन्ह के लिए आपको करना है, फिर बात करते हैं समाप्ति वाले चिन्हों की।
समाप्ति वाले चिन्हों की, तो ये थे अपने समाप्ति वाले चिन्ह। फिर बात करते हैं विकल्प। तो एक विकल्प या दो विकल्प ये देखिए, सांकेतिक चिन्ह में कोई भी स्टार मार्क लगा दिया, ये हो जाएगा। पुनरुक्ति, मान लो कोई भी ऊपर लिखा हुआ है और उसको पुनः नीचे सेम रूप में दर्शाना है, तो ऐसे करके हम पुनरुक्ति लगा देते हैं। फिर बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ओम में हम देखते हैं, ओम वाले वाक्य में तो ऐसा ओम लिखते हैं। फिर अनंत वाला इन्फिनेटिव में तो डॉट डॉट लगा के इन्फिनेटिव लिखते हैं, मतलब आड़ा आठ करना है, ठीक है। फिर ये विराम चिन्ह नहीं है, ये केवल हिंदी के चिन्ह हैं, ये विराम चिन्ह नहीं है। कि अनुस्वार कैसे होता है, अनुस्वार तो अ के ऊपर ये मात्रा होती है तब अनुस्वार हो जाएगा, किसी अक्षर के पीछे विसर्ग डबल हो जाएगा। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक चिन्ह संदर्भ बिंदु वाला होता है। हलन चिन्ह ऐसे हलन चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाए अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है, विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है, अनुनासिक चिन्ह कौन सा होता है, हल चिन्ह कौन सा होता है। तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। अब इन विराम चिन्हों को कब और कहाँ प्रयोग करना है, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि पहला अपना चिन्ह है, विराम चिन्ह है, वो है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या उस समय कैसे कैसे करते हैं, किस जगह पर विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात तो ये है कि अल्प विराम चिन्ह का सबसे अधिक किसी हिंदी में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो है अपना अल्प विराम। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि सबसे अधिक हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम। नंबर 2 बात, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य यदि कोई बात करनी है कि राम, श्याम, राधा और मोहन नाचते हैं, मान लो ये वाक्य है, तो राम, श्याम और राधा और मोहन नाचते हैं, तो इन तीनों अगले तीनों को अलग करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा अल्प विराम। फिर बात करते हैं दो या दो से अधिक उपवाक्यों के मध्य, मान लो कि दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं, तो उन वाक्यों को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो भी अपना होता है अल्प विराम। जैसे राम पढ़ता है, फिर अल्प विराम लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया। श्यामा नाचती हैं और सीता खाना बनाती हैं, ठीक है। तो साधारणतः उसे कॉमा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य में भाव को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है अल्प विराम का। अल्प विराम ये लगातार कोई व्यक्ति नाचते हैं कि राम पढ़ता है, श्यामा नाचती है और सीता खाना, तो वाक्य कहाँ टूट रहा है, कहाँ जुट रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए, तभी हम भाव स्पष्ट रूप से उसका कर पाएंगे। तो उन भाव को स्पष्ट करने में अल्प विराम या कोई भी विराम से न हो, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अभिवादन की बात करें, समापन की बात करें, पता की बात करें, दिनांक आदि का सम्मान सूचक अभिवादन के बाद भी अल्प विराम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं भावातिरेक के शब्दों पर बल देने के लिए, इसका भाव निकालना है, उन शब्दों पर बल देने के लिए भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर बात करते हैं उद्धरण से पहले। उद्धरण मतलब कोई बोलने वाला से पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्यामा बोलती हैं, क्या बोलती हैं, अल्प विराम लगा के, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं है। तो श्यामा बोलने से पहले उसको हल्का सा रोकना है वाक्य को बोलने से, ताकि उसका अर्थ समझ में आ सके। श्यामा बोलती हैं, थोड़ा रोके, फिर तुमने जो कुछ कहा ठीक है। वो अल्प विराम का उसका भाव प्रकट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे हानि लाभ, सुख दुख, ये युग्म है, इन जोड़ों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ या नहीं के अर्थ में, हाँ मैं जयपुर जाऊंगा, हाँ मैं दिल्ली जाऊंगा, हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, तो हाँ या नहीं के भाग के बाद भी हमको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिनके मध्य अल्प चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ऐसे उपवाक्यों को अलग करना है जिनके मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो उस समय अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। फिर जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित अनेक उपवाक्य हो, तो उन प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को अलग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं मिश्र व संयुक्त वाक्य के विपरीत अर्थ प्रकट करने में, विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिश्र या संयुक्त वाक्य की विपरीत अर्थ प्रकट करने और विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच में इसका
प्रयोग करते हैं। तो ये कथन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए कोई ऐसे उपवाक्य हैं जिन पर आपको ज़्यादा जोर देना है, तो वहाँ पर थोड़ा अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि मेहनत ही जीवन है, थोड़ा और ज़्यादा देर रुकना है, फिर कहते हैं कि आलस्य ही मृत्यु है। तो इन शब्दों में भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पूर्ण विराम की अपेक्षा तो कम, जबकि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, तो वहाँ हम अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी कि जब पूर्ण विराम की अपेक्षा तो कम, जबकि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है अपने को किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए, तो वहाँ पे हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का चिन्ह देख लीजिए, ये पहले डॉट फिर ऐसे है, तो ये अर्ध विराम चिन्ह का चिन्ह है। फिर बात करते हैं आगे कि अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम इंपोर्टेंट कि ये पूर्ण विराम से कम महत्व का माना जाता है। अपूर्ण विराम पूर्ण विराम से कम महत्व का माना जाता है। समानाधिकरण उपवाक्य पदों या वाक्यांशों के मध्य इनका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, समानाधिकरण उपवाक्य या पदों के मध्य इनका उपयोग किया जाता है। जैसे है अपना स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, दोनों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। खेलेगा भारत, जीतेगा भारत, तो ये समानाधिकरण उपवाक्यों या पदों या वाक्यांशों के मध्य इनका प्रयोग किया जाता है अपूर्ण विराम का। तो इसका चिन्ह यह याद रखना है, इसका चिन्ह ये है। ठीक, फिर बात करते हैं पूर्ण विराम। बात करते हैं पूर्ण विराम की, तो साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, इन तीनों के अंत में जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उनकी में किया जाता है पूर्ण वाक्य का प्रयोग। जैसे राम खाना खाता है, किसी पद या शरण के अंत में या किसी गद्यांश या पद्यांश के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में पूर्ण विराम को फुल स्टॉप के माध्यम से प्रयोग करते हैं, पॉइंट लगा के प्रयोग किया जाता है। तो फुल स्टॉप अंग्रेजी में पूर्ण विराम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना पूर्ण विराम। फिर बात करते हैं आगे प्रश्न सूचक चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है उस वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह लगा के, या फिर हम ऐसे करते हैं, ये चिन्ह लगा के प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, इसके बाद में प्रश्न सूचक शब्द। ये पूछने का बहुत करवाता है। हिंदी के सकंकार है जो पूछने या प्रश्न पूछने या बनाने में प्रयोग किए जाता है। प्रश्नों को बनाने में या प्रश्न पूछने में प्रयोग करते हैं। तो सकंकार भी इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, कि कौन कौन से ककार हैं जो प्रश्न को पूछने का बोध करवाते हैं। कब कोई चीज़ हुई तो कब हुई, कौन कौन थे, क्यों हुई, क्या औचित्य था, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सभी शब्द हैं जो प्रश्न की पूछने का बोध करवाते हैं। तो जहाँ जहाँ से शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग भी होना निश्चित है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्लियर समझ में आ गया है कि प्रश्न सूचक। फिर बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह ये होता है, इम्पोर्टेंट है, कहाँ प्रयोग करते हैं। एक लाइन याद रखनी है कि हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, भय हो, विस्मय हो या आश्चर्य आदि के भाव को सूचक शब्दों या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करता है। चाहे हर्ष की बात हो, खुशी की बात हो, शोक या दुख की बात हो, घृणा हो किसी से, भय हो या आश्चर्य शक्ति या विस्मय सूचक वाक्यों के या भाव प्रकट करना हो, तो वहाँ पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हैं कि हाय राम अब क्या होगा, मतलब एक भय का भाव प्रकट करने के लिए हाय राम अब क्या होगा, अरे मतलब एक विस्मय या आश्चर्यचकित हो गया, अरे आप कब आए, ये विस्मय का भाव को प्रदर्शित करने के लिए विस्मय सूचक शब्दों का या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अवतरण या जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, तो इसका या ऊपरी विराम चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया हो, मतलब किसी ने कोई कथन लिखा है पहले, उस कथन को एज इट इज आपको उपयोग में लेना है, तो उन कथनों के दोनों ओर इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं, एक होता है इक हरा, एक होता है दोहरा। मतलब ये तो हो गया अपना इक हरा
और ये 2 डबल मात्रा करके कोई वाक्य बीच में लिखा है, वो हो गया दोहरा। तो एक क्रिया का प्रयोग भी कब करेंगे और दोहरा का प्रयोग भी कब करेंगे, उसका भी अंतर आपको समझना है कि जब किसी कवि का उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो, लेख या कविता का शीर्षक हो, तो उस समय एक हरा का प्रयोग करें। कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम या लेख या कविता का शीर्षक के समय हम एक हरा का प्रयोग करेंगे। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की पुस्तक है, तो पुस्तक के नाम के आगे इखरा का प्रयोग करेंगे। मान लो कोई वाक्य किसी ने पहले बोला है, उसको एज इट इज लेके उस वाक्य को लिखना है, तब क्या करेंगे, तो दोहरा का प्रयोग करेंगे। जैसे महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, तो ये महावीर जी का पहले का बोला हुआ वाक्य है, उसको एज इट इज लिया है, तो उसके आगे हम दोहरा का अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर है मामला। फिर बात करते हैं आगे संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह और विराम चिन्ह का लोगो या प्रतीक चिन्ह एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग होते हैं। जब किसी को संबोधित करना है, बुलाना है या पुकारा जाए, तो लिखते समय उसके नाम के ठीक बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी को बुलाना हो, संबोधित करना हो या फिर पुकारना हो, तो उसके नाम के पीछे संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधिका इधर आओ, रिंकू इधर आओ, आप उधर जाओ, ये करके संबोधित करके कोई वाक्यकरण का भाव बोध करवाना है, तब हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं योजक या समास चिन्ह। योजक या समास चिन्ह का प्रयोग की बात आएगी, तब ये होता है इसका योजक या समास चिन्ह। ये विलोम पदों के अंदर मान लो कोई विलोम शब्द है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, 2 शब्दों को जोड़ने में, जैसे प्रेम सागर है, दूध सागर है, तो 2 शब्दों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समास पद मुख्य रूप से तत्पुरुष समास या द्वंद्व समासों के मध्य इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, राम श्याम, ठीक है। पुनरुक्ति शब्दों के बीच में मात पाते हैं, डाल डाल है, धीरे धीरे हैं, जो बार बार दोहराए जा रहे हैं शब्दों के बीच में, तो उनके समय भी आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। तुलनावाचक, इसमें सा, सी और से का भाव आता है। सा, सी और से का भाव आता है। जब भरत साहबाई, यशोदा सी माता, तो उसके लिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों के मध्य भी किया जाता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या या अंशों के बीच में बांटी जाती हैं, जैसे 1/3 और 1/4 अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या इनके अक्षरों अंशों में बीच में बांटा जाता है, तो उन शब्दों को भी प्रदर्शित करने के लिए हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है निर्देशक या संयोजक चिन्ह की। जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई वस्तुओं को निर्देशित किया जाता है, परस्पर संबंध या समान कोटि की कोई वस्तुएं को निर्देशित किया जाता है, या फिर नाटक की पात्रों के आगे उनका संवाद लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है यह भी कि नाटक के पात्रों के आगे संवाद लिखना हो तो किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है निर्देशक या संयोजक चिन्ह। जैसे राम बोल रहा है पहले कि आज मैं पढ़ूंगा, सीता बोलती अरे वाह आज तुम पढ़ोगे, तो ये नाटक के पात्रों के आगे उनके संवाद को संबोधित करने में किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देशक या संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कोई भी जैसे हैं उसका विवरण करना है आगे, तो किसी शब्द या पंक्ति या वाक्य या वाक्यांश के भाव या अर्थ बताना हो तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द या पंक्ति या वाक्य या वाक्यांश का भाव प्रकट करवाना है या अर्थ बताना हो तो उनका विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वेद स्यार होते हैं, फिर इसके बाद में ये चिन्ह आपको प्रयोग करना है। स्यार वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर बात करते हैं निम्न की व्याख्या कीजिए, परीक्षा में जैसे सवाल आता है, फिर ये विवरण चिन्ह लगा दिया कि संज्ञा की परिभाषा या विलोम शब्दों की व्याख्या करनी है तो उनकी क्या परिभाषा है, क्या होते हैं, उनके बारे में लिखना है। फिर बात करते हैं हंसपद या विस्मरण चिन्ह। विस्मरण मतलब भूल गए, विस्मरण मतलब भूलना, कि लिखते समय मान लो कोई बात लिखनी थी और वो भूल गए, तो उस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर आप ये चीज लिख सकते हो। जैसे हमने पहले लिख दिया कि राम आज गया है, उस समय हम दिल्ली लिखना भूल गए, तो दिल्ली लिखने के लिए कहाँ लिखना था, दिल्ली, उनके बीच में ये चिन्ह लगा दिया और इसके ऊपर लिख दिया दिल्ली। ठीक है, ठीक इसी प्रकार राम आज गया है वाक्य
अधूरा है। क्या शब्द बोले हैं हम दिल्ली, तो उसके ऊपर हंस पद का चिन्ह लगा के ऊपर लिखते हैं दिल्ली। ठीक इसी प्रकार रिंकू पकाती है, रिंकू पकाती है, इसमें एक चीज हम भूल गए कि रिंकू खाना पकाती है, तो खाना हंस पद चिन्ह लगा के ऊपर लिख लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं संक्षेपण या लाघव चिन्ह। संक्षेपण मतलब छोटा रूप या लघु रूप, तो संक्षेपण या लघु रूप करने के लिए बड़े शब्दों का लघु रूप करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसको शॉर्ट लिखना है तो स लिख दिया, लाघव चिन्ह रा और संग लिख दिया। ये अमेरिका लिखना है तो अ करके डॉट लिखेगी। डॉक्टर बघाराम ये है, तो उसके उनका डॉक्टर पूरा न लिखे, केवल लघु रूप लिख दिया डॉ। हस्ताक्षर में हस्ताक्षर पूरा न लिखे ह करके ये लघु रूप लिख दिया। तो ये था अपना संक्षेपण या लाघव चिन्ह। फिर बात करते हैं तुलना या समता सूचक चिन्ह। किसी शब्द का समान अर्थ बताने या समान मूल्य या भाव का बोध करवाने के लिए तुलना चिन्ह या समता सूचक चिन्ह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके चिन्ह होता है ऐसे, ये बराबर वाला। तो खग, जैसे पर्यायवाची पक्षी कहते हैं खग को पर्यायवाची, तो ये तुलना करनी है, समानता करनी है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो बराबर है 1000, मतलब समानता दिखाने के लिए तुल्यता या समानता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोष्टक की। तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक या और मंजिला कोष्टक। वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का पर्याय शब्द या अन्य शब्द या उपनाम या उससे संबंधित वर्णन करने हेतु इन कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में कोई प्रयुक्त शब्द हो रहा है, तो उसका अन्य नाम लिखना है या उपनाम लिखना है, इसका संबंधित वर्णन करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं नाटक के पात्रों में अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए। नाटक के पात्रों को संवाद प्रकट करने के लिए विराम, अलग से विराम चिन्ह था वो बता दिया। नाटक के पात्रों में अभिनय के भाव को प्रकट करना है, तब हम कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि पर्यायवाची को संबंधित व्याख्या करनी हो। जैसे राम जयपुर गया था, तो जयपुर को व्याख्या करनी है, राजस्थान की राजधानी है, तो व्याख्या करने के लिए, उससे संबंधित वर्णन करने के लिए हम ये करते हैं। नाटक के पात्रों में अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए भी हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं लोप चिन्ह। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, कि मान लो कि कोई बड़ा सा दोहा है, कोई गद्यांश है, कोई बड़ा पद्यांश है, तो उस पद्यांश के अगले 4 शब्द लिख के फिर डॉट 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 लगा के पिछले 4 शब्द लिख दिए जाते हैं। तो उस समय जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो होता है लोप चिन्ह। जैसे ये अपना दोहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत छोड़ो टूट जाए, टूटे सो जुड़े नहीं, और जुड़े पण गांठ पड़ जाए। तो इनको पूरा न लिख के केवल लाघव चिन्ह का प्रयोग करके अंतिम 2 अक्षर लिख दिए, अगले 2 अक्षर लिख के कर सकते हैं, तो वो लाघव चिन्ह होता है। किसी अध्याय या ग्रंथ, किसी अध्याय, रचना या कविता या विधा, चाहे वो अध्याय हो, चाहे कविता हो, चाहे ग्रंथ हो या विधा हो, उनकी समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है इतिश्री। ठीक है, तो ये चिन्ह का प्रयोग इतिश्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं विकल्प चिन्ह। तो ऑब्लिक का चिन्ह, विकल्प का चिन्ह, 2 या 2 में से किसी एक को चुनना हो तब विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अथवा यह या का चिन्ह होता है। जैसे शाश्वत या फिर सनातन या फिर नित्य, इन तीनों में से किसी एक उस चीज को चुनना है। आपके पास 3 विकल्प है, विकल्पों को प्रदर्शित करने के लिए विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह जैसे राम जयपुर गया, अब जयपुर की हमें व्याख्या करनी है कि जयपुर क्या है, तो ये संकेत क्या कि इसकी हम नीचे व्याख्या करें। फिर स्टार लगा दिया कि इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान की राजधानी है, ये राजस्थान की गुलाबी नगरी है। तो इस प्रकार हम व्याख्या करते हैं संकेत करके, फिर उस संकेत सामने बना करके इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये था संकेत चिन्ह। फिर बात करते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है? पुनरुक्ति चिन्ह से मतलब होता है कि जो ऊपर लिखी गई बात है, मान लो कोई ऊपर लिखा हुआ शब्द है, उसको ज्यों का त्यों नीचे भी लिखना है, तब हम इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन और किशन मित्र हैं, वे जयपुर में रहते हैं। जीवन और किशन दोनों मित्र हैं, वे जयपुर में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं कि निकिता व सोनू सहेलियाँ हैं, दोनों सहेलियाँ हैं और वे भी जयपुर में रहती हैं, तो वे जयपुर में रहती हैं। तो नीचे भी एज इट इज आपको लिखना है, तो पुनरुक्ति चिन्ह लगा के एज इट इज आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा होता है?
तो ओम का ये चिन्ह दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। एक होता है अनंत वाला चिन्ह, तो उल्टे 8 करके लिखना है तो वो अनंत वाला चिन्ह हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। उसके बाद हमने बता दिए 3 चिन्ह ये हैं कि ये हो गया अनुस्वार, फिर ये हो गया विसर्ग, फिर ये हो गया अनुनासिक चिन्ह, और फिर ये हो गया हलंत वाला चिन्ह। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ के आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे। तो ये थी अपनी विराम चिन्ह की एक छोटी सी क्लास, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आने की संभावना बनती हैं। तो इस क्लास को अच्छे से समझना है, ताकि विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं परीक्षा में, ताकि बाहर न जाए। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, तो भी यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो एक छोटी छोटी गलतियाँ जो अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, मतलब एक पॉइंटों से कटने पर पूरा जीवन रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसी गलतियों को हम नहीं कर पाए, ऐसी गलतियों का हमें कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो, तो इसी उद्देश्य के साथ एक क्लास आपके सामने रखी। और इस क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से तो पहुँचाइए। और उस चैनल को आप जोड़े, लोगों को जोड़े, आप स्वयं जुड़े, और तभी जाके इस चैनल की सार्थकता सिद्ध हो सकती हैं। तो आइए, संपूर्ण क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप भवानी क्लासेज राठौड़ सर नामक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ जाकर भवानी क्लासेज राठौड़ सर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर 6367028344 नामक मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं इस क्लास को पूरी देखने के लिए भवानी क्लासेज राठौड़ सर की पूरी टीम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। साथ ही ये क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। ये चैनल आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट ही देगा, फालतू या फिर मतलब का कोई भी डाटा या आपको नहीं देगा। केवल हमारा उद्देश्य परीक्षा उपयोगी कंटेंट देना है। सीधा क्वेश्चन जहाँ से पढ़ता है वही चीज़ आप तक पहुँचानी है। बाकी गाता गाना हमारा उद्देश्य है नहीं। हमारा उद्देश्य सटीकता के साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आपको लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। तो आइए हमारे साथ इस चैनल से जुड़िए, और लगातार हम आपको वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।